घबराना मत, हम अदलिया की दिल से इज्जत करते हैं। तो में मुश्किल हालात की पट्टी से मुसलमान करने का कल टी20 सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कह रहे हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। 9/11 को हुए 11 बरस हो गए हैं। अमेरिका पर दहशत बढ़ती थी उस रोज और पाकिस्तान का सौदा हुआ था, ये कुछ लोगों का कहना है। आज के प्रोग्राम में जनरल परवेज मुशर्रफ से हम एक खुसूसी इंटरव्यू करेंगे और ये टेढ़े और तीखे सवालात जनरल परवेज मुशर्रफ से बराह रास्त करेंगे। लाहौर और कराची की फैक्ट्रियों में एक के बाद शदीद आतिशज़िदगी के खतरनाक वाक़यात हुए हैं। लाहौर में अब तक 25 हलाकतें हो चुकी हैं और कराची में 13। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चंद दिनों की खुशी के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की उम्मीदों पर ओस पड़ गई कल जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज के आखिरी मैच में एक इबरतनाक शिकस्त दी। ऐसा लगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान वो टीम ही नहीं जिसने इब्तदाई 2 टी20 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और टी20 मैचेस में अपनी बर्तरी को साबित किया था दुनिया क्रिकेट की इस अजीम टीम के खिलाफ। कल के मैच में तीसरा टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 94 रन की कामयाबी हासिल करी। 94 रन की कामयाबी 20 ओवर्स के मैच में कोई मामूली बात नहीं है। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर 168 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 19 ओवर में 74 रन बनाकर ढेर हो गई। 19 ओवर में पाकिस्तान ने 74 बनाए थे, 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 168। कोई भी पाकिस्तान का बैट्समैन 20 रन से ज्यादा स्कोर ना कर सका। मैन ऑफ द मैच डेविड वार्नर हुए और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस मैच को जीतने के बाद अमलन ये कहते हुए नजर आए कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। पहले पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही थी वो काबिल दीद थी। गो के 7 सितंबर होने वाले मैच में एक गैर यकीनी नाकाबिल यकीन मैच हुआ था जिसमें जो टाई हो गया था। दोनों टीमों ने 20 ओवर में 151 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों के नुकसान में। इस टाई के बाद एक एक्स्ट्रा ओवर में आखिरी बॉल पे पाकिस्तान ने ये मैच जीता था। इससे पहले पहला मैच पाकिस्तान ने 5 सितंबर को बासानी 7 विकेटों से जीता था और पाकिस्तान की टीम ने बासानी ये मैच जीता था जब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 19.3 ओवर में 89 रन करके आउट हो गई थी। पाकिस्तान ने बासानी ये हदफ 14.5 ओवर्स में अबूर कर लिया था। क्या वजह है पाकिस्तान की टीम कल बिल्कुल ढेर हो गई? वो टीम जिसकी इब्तदाई 2 मैचेस में इतनी बेहतर परफॉर्मेंस रही थी, आखिर क्या हुआ कल? इसका माहिराना तज्जिया और एक एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करते हैं जिसके लिए कोई और बेहतर एक्सपर्ट कमेंटेटर नहीं हो सकता। वसीम अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। इनसे आज अब से थोड़ी देर कबल हमारी बात हुई थी। वसीम अकरम से हमने सबसे पहले पूछा था कि क्या वजह है कि 2 इब्तदाई मैच जीतने वाली पाकिस्तानी टीम टी20 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने कतई तौर पे बिल्कुल ढेर हो गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? वसीम अकरम से हमने पूछा। जिस तरीके से हारे हैं उससे थोड़ा सा आई थिंक सबको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आई थॉट बड़ा क्लोज मैच होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 168 कर गया, बहुत स्कोर कर गया। जब बैटिंग करने की प्लानिंग नहीं थी, कोई घबराए गेंद लग रहे थे, कुछ बिल्कुल रिलैक्स तो नहीं कह सकता मैं, कुछ शॉटे फ्रंट फुट पे आके नहीं थे मारे। हफीज़ ने भी खड़े खड़े कैच करा दिया, वो अपना जमशेद वाज लुकिंग गुड, उसने भी खड़े खड़े कैच करा दिया। और 1-2 गलतियां देखने में रज़ाक को अब चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है, रज़ाक शुड उसको अब सारी दुनिया के बॉलर्स को पता है कि रज़ाक अपना अगला पाँव जो फ्रंट फुट है वो हटा के फिर इधर या इधर मारने की कोशिश करता है। अब वो जब अगला हल्का सा पाँव अपना इधर करता है, सारे बॉलर उसको फॉलो कर लेते हैं, तो लात पे उसे खेला नहीं जा रहा, तो उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लात पे फेरने की। यू शुड नो, आई नो, यहाँ बैठे हुए मुझे पता है कि वो ये शॉट मारने जाएगा एज अ बॉलर। सब जब आप एनालाइज करते हो, दूसरी टीम को भी चीज़ें बताते हो, तो अब रज़ाक की टांग फॉलो करते हैं। तो जब चेस करने जाएं तो एक प्लान के साथ जाएंगे। अगर 160 170 भी चेस करना है, पहले 10 ओवरों में 70 से 75 करना है। विकटें हाथ में होंगी तो 10 से 15 में और 30 करेंगे, तो आखिरी 6 ओवरों में विकटें हाथ में हो तो आप 10 से 12 15 ओवर भी कर सकते हो। कि जब आप
پہلی 5 وکٹیں آپ کی 20-25 رنز پہ گر جائیں گی تو میرا نہیں خیال آپ 120 بھی چیز کر. وسیم اکرم سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کوئی پلان تھا جس کے تحت پاکستان کھیلتا ہوا نظر آیا؟ کپتان نے، کوچ نے کوئی پلان دیا تھا کھلاڑیوں کو؟ کوئی حکمت عملی دی تھی؟ وسیم اکرم کا کہنا ہے کوچ بھی دیتا ہے، مینیجر بھی، کپتان بھی دیتا ہے، مگر بچے یہ پروفیشنلز ہیں پاکستان ٹیم ناؤ. دے آر ناٹ کہ ہم نے ابھی آج سے اٹھایا، سارے پچھلے 10-12 سال 5-5 8-8 10-10 سال سے کھیل رہے ہیں. ان کو خود پلان پتا ہونا چاہیے. اوبیسلی کوچ اور کپتان نے بتایا ہوگا کہ یہ پلان ہے، مگر اس کے مطابق جب 2 وکٹیں گری تو ایک دم سارے وہ بکھلا گئے کہ کرنا کیا، سمجھ نہیں. وہ ہر بال پہ آنکھیں بند کر کے مارتے رہے اور اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی برائٹ ہاگ کی. سو اس کو تھوڑا فنی لگا مجھے ان اے وے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں سمجھ آتی بیٹ، جب آپ کو بولر کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو سنگل کرتے ہو. جب آپ کو ہٹ مارنے جاتے ہو جس کی سمجھ نہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ آؤٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اور وہی ہوا، 1-2 دفعہ یاسر عرفات نے بھی عجیب سی شاٹ ماری، رزاق کو بھی سمجھ نہیں تھی آ رہی. سو آئی تھنک ہی واز آلسو اے مین فیکٹر یسٹرڈے. وسیم اکرم سے ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ہوا سو ہوا. آگے تو T20 ورلڈ کپ ہونے والا ہے، اس میں کیا ان کے خیال میں پاکستان کی ٹیم فیورٹ ہے؟ پاکستان کے کتنے چانسز ہیں T20 ورلڈ کپ میں؟ جو میرا اپنا آئیڈیا ہے پاکستان ٹیم کو میں ون آف دا فیورٹس دیکھتا ہوں ورلڈ کپ میں. اس کی ریزنز یہ ہے آلدو ہم تیسرا میچ بڑی بری طریقے سے ہارے ہیں، مگر ان غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ایک غلطی یہ سمجھ آئی سامنے ہمیں کہ ہم چیز میں تھوڑا پریشرائز ہو جاتے ہیں جب ہمیں 140 یا 150 سے زیادہ کرنا پڑے. تو آئی تھنک انہیں ٹورنامنٹ میں میں انہیں فیورٹس دیکھتا ہوں بیکاز ہم ڈیفینڈ 120 125 بھی کر سکتے ہیں. ہماری بولنگ اتنی زبردست ہے، ہماری فیلڈنگ بھی امپروو ہو رہی ہے اور اس کی بولنگ چینجز بھی اچھی ہوتی ہیں حفیظ کی. بٹ چیزنگ میں تھوڑا پرابلم ہے اور وہاں پہ پلان کر کے جانا پڑے گا. پلان کیا ہے کہ پہلے اگر 150 یا 160 چیز کرنا ہے، 10 اووروں میں آپ 75 دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی 1 یا 2 وکٹیں گری ہوں. پھر 10 سے 15 اووروں میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 160 کرنا ہے تو ہمارا 115 to 120 ہو. 10 سے 15 اووروں میں ٹھیک ہے تو رسک لینا پڑے گا. وہ رسک ضرور لیں پر سیف رسک لیں، بنا کے شاٹ مارے. اندھے دھند میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی بھی بالر ہٹ کھا سکتا ہے. وسیم اکرم کے ایکسپرٹ اوپینین آپ نے سنے. پاکستان ڈھیر کی ہوا اور آئندہ T20 ورلڈ کپ میں وسیم اکرم کہتے ہیں کہ پاکستان یقینی طور پہ ایک فیورٹ ٹیم ہے. پاکستان یہ ورلڈ کپ میں آگے تک جا سکتی ہے، جیت بھی سکتی ہے. اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا، وسیم اکرم کی رائے آپ نے سنی. اب محمد حفیظ پاکستان کے کپتان، آخری میچ ہارنے کے بعد اور جس طرح سے پاکستان میچ یہ ہارا اس پر ان کا اوپینین، ان کا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ غلطیاں کیا ہوئیں اور کیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ورلڈ کپ میں. حفیظ کی زبانی سنیے. جو میں نے اور ہم سب نے اس پہ ایک نوٹ کیا ہے، ایک تو ہمیں اپنی انرجی لیول کو بڑھانا پڑے گا T20 میں. ہماری جو فیلڈنگ ہے اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ڈیفینیٹلی وائل چیزنگ سم ٹائم ہم لوگ ایز اے ٹیم وی گیٹ پینک، لیکن آئی تھنک کہ یہ ایک وہ ایریا ہے جس کو ہم سب لوگ آپس میں مل کے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میگا ایونٹ میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹیم کے خلاف آپ کو چیز کرنا پڑ سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک کنسرن بھی ہے پاکستان ٹیم کے لیے اور ہمارے لیے ایک ویک اپ کال بھی ہے بیفور دا میگا ایونٹ کہ ہم سب لوگ بیٹھیں اور اس کے اوپر ایک اچھا پلان کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمیں چیز کرنا پڑے ہم ایک اچھا جو ہے وہ پلان کو فالو کریں. یہ تھے حفیظ اور لیتے ہیں کمرشل بریک جس کے بعد ذکر ہوگا 9/11. آج ہے 11 سال قبل دنیا کی تاریخ کی دہشت گردی کی سب سے بڑی واردات واقعات ہوئے تھے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں. آج اس واقعے کو سالوں میں پاکستان پر جو گزری ہے اس کا بڑا دار و مدار ان فیصلوں پر ہے جو 9/11 کے فوراً بعد کیے. اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے. جنرل پرویز مشرف سے انتہائی اہم اور انتہائی سیدھے سوالات پوچھیں گے ایک خصوصی انٹرویو میں جو آپ دیکھیں گے وقفے کے بعد. Our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. اس دہشت گردی کے واقعے سے امریکہ میں شدید غم، غصے اور انتقام کی لہر دوڑ اٹھی.
آج سے ٹھیک 11 سال پہلے دنیا کی تاریخ کی دہشت گردی کے سب سے بڑے واقعات امریکہ کے شہر نیو یارک اور واشنگٹن میں ہوئے تھے، جس میں 3,500 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی معیشت تہوبالا ہو گئی تھی، دنیا کا امن تہوبالا ہو گیا تھا، اور جس انتقام کی لہر کو امریکہ نے جنم پکڑا تھا، جس کو اپنی گرفت میں لیا تھا، وہ انتقام کی لہر آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ اس واقعے کے 3 ہفتے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ 7 اکتوبر کو امریکی حملے شروع ہوئے تھے افغانستان میں، اور آج تک یعنی 11 سال بعد تک یہ حملے جاری ہیں۔ امریکہ کی 1 لاکھ سے زائد فوجیں، امریکہ اور مغربی افواج 1 لاکھ سے زائد، اب تک 20 سے 25 ہزار طالبان کو شکست نہیں دے پائی ہیں، اور اب امریکہ واپس جانے کی بات کر رہا ہے۔ اس دوران پاکستان پر جو گزری سو گزری، بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس وقت جو فیصلے کیے آج اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے تو صحیح تھے، لیکن آگے چل کے ان فیصلوں کا جو انجام ہوا اس نے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے میں، اور آج پاکستان جس رخ پر کھڑا ہے اس میں ایک بڑا کردار رہا ہے ان فیصلوں کا۔ وہ فیصلے کرنے والی شخصیت اور اس کا محور تھے اس وقت کے صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف۔ آج کے اس خصوصی دن میں ایک خصوصی انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور ایک صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، جنہوں نے ہمیں دبئی سے جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر 9/11 نہیں ہوتا، آپ یہ بتائیے جو اس وقت آپ کا فریم آف مائنڈ تھا اس واقعے سے ذرا پہلے، کیا آپ 9 سال تک پاکستان پر حکمرانی کرتے، یا 9/11 باعث بنا اس بات کا کہ آپ کا جو ٹرم رہا جو حکومت کا وہ تقریباً 9 سال تک چلا؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، میرے خیال میں میں بالکل کلیئر تھا کہ میں ایک 3 سٹیج کی ٹرانزیشن کر رہا ہوں۔ پہلے 3 سال سپریم کورٹ نے مجھے دیے 2002 تک، اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ لاؤں گا الیکشنز کے ذریعے، 5 سال انہیں چلنے دوں گا، اس کے بعد 3rd سٹیج شروع ہوگی جس میں میں وردی بھی اتاروں گا اور میں صرف ایز اے سویلین پریزیڈنٹ گورن کروں گا اور گائیڈ کروں گا، اس کے بعد جاؤں گا۔ تو یہ میرے دماغ میں ایک ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی جو کی ایک روڈ میپ تھا میرے دماغ میں۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو اس 9/11 کے فوراً بعد آپ کو جنرل کولن پاول کا انٹرویو آیا، اس کے وقت پاکستان کے جو DGISI تھے وہ US میں تھے، وہاں ان کی US آفیشل سے بات ہوئی اور پاکستان کو کمیونیکیٹ کیا گیا یہ بات کہ یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو 7 مطالبات فراہم کر دیے گئے امریکن ایمبیسی اور فورن آفس کے تحت، اور جس کے حوالے سے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ ہم ان 7 سوالات پر مذاکرات کرتے، ہمارے پاس راستہ یہی تھا کہ ہم اپنے بہترین مفاد میں ان مطالبات کو تسلیم کریں اور دہشت گردی کی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہو جائیں۔ ہاں صحیح بھائی، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بالکل جیسے آپ نے کہا بھی ہے، ابھی شروع میں دکھایا کہ ایک ورلڈ سپر پاور، سول سپر پاور کے خلاف یہ ایک حملہ ہوا، اور وہ تو بالکل ان کی تو دماغ بالکل یہی تھا کہ ان کو سزا دی جائے پوری طریقے سے، تو یہ تو کلیئر کٹ بات تھی۔ اب مجھے امیڈیٹلی جو ٹیلی فون جیسے آپ کہہ رہے ہیں کولن پاول کا جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس، اور جہاں تک وہاں کا تعلق ہے ادھر DGISI امریکہ میں تھے، ان کو بتایا گیا ریٹرڈ آرمیٹیج صاحب سے کی طرف سے کہ وی ول بومب یو ٹو اسٹون ایج، وہ انہوں نے مجھے بتایا۔ لڈگو بعد میں وہ ریچرڈ آرمیٹیج صاحب کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، however مجھے DGISI نے یہ کنوے کیا۔ تو یہ صورتحال تھی جو مجھے کنفرنٹ کر رہی تھی۔ تو میں نے جو انیشیل رسپانس دکھایا کولن پاول کو، وہ یہ نہیں تھا کہ ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈز نہیں آئی تھی، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ٹیررزم کے خلاف ادھر یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے اگینسٹ ہیں۔ تو اس پہ میں نے کہا ٹیررزم کے خلاف تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں کہ یہ ٹیررزم دہشت گردی کے خلاف ساتھ ہونا کہنا تو کوئی اس میں پرابلم نہیں تھا ہمیں، ہم بالکل دہشت گردی کے خلاف تھے۔ بعد میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نے ان کے جتنے بھی ڈیمانڈز تھے وہ مان لیے، وہ ڈیمانڈز تو میں تو کراچی میں تھا، کراچی سے میں اسلام آباد گیا ہوں، اس کے اسلام آباد جانے کے کوئی میرے خیال میں 2 دن بعد ایمبیسڈر کے تھرو جو 6 یا 8 ڈیمانڈز تھے، جن میں سے 2 بہت اہم جو ڈیمانڈ تھے وہ یہ تھا کہ تمام ایئر سپیس پاکستان کی وہ یوز کریں گے،
तमाम एयरफील्ड यूज़ करेंगे और हमारी कराची पोर्ट और सारे पोर्ट्स यूज़ करेंगे। ये दो मेन डिमांड थे। बाकी ये कि जी तालिबान से आपके ताल्लुकात नहीं होंगे, अलकायदा के खिलाफ आप होंगे वगैरह, ये वो माइनर अच्छा जी इश्यूज थे। ये मेजर जल साहब जो आप फरमाया उसमें जो नंबर 3 जो डिमांड था वो बड़ा क्रिटिकल था। इस 3 नंबर के डिमांड में जो अमेरिका ने 7 डिमांड दी, उसमें जो नंबर 3 डिमांड था वो बहुत ही अहम और क्रिटिकल था। उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इत्तेहादी फौजी इंटेलिजेंस की ज़रूरत के तहत रास्तों तक रसाई दी जाए, दहशतगर्दों और उनको पनाह देने वालों के खिलाफ दीगर अमरीकी हुक्काम को तमाम ज़रूरी ऑपरेशंस की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तानी पोर्ट्स, फ़िज़ाई अड्डों और सरहद पर यानी कि बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। यही ज़ाहिर है जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ा ये बहुत ही अहम ये चीज़ थी और जिसको हमने तकरीबन माना। मिनोवन हमने कराची का पोर्ट दिया, हमने शमसी एयरबेस, हमने जैकबाबाद एयरबेसेस दिए। नहीं सर लॉजिस्टिक कराची पोर्ट बिल्कुल नहीं दिया हमने, बिल्कुल नहीं माना। कराची पोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। और हमने एयर स्पेस का एक बड़ा नैरो कॉरिडोर दिया जो क्वेटा समंदर से आकर लॉजिस्टिक सप्लाईज के लिए कराची पोर्ट, जैकबाबाद और शमसी दिया सर। जी सर, कराची की लॉजिस्टिक्स के लिए कराची पोर्ट के जरिए ही आज तक वेस्टर्न फोर्सेस की सप्लाईज जो हैं एक कुछ अरसे रुकने के बाद फिर जारी है। मतलब ये तो पोर्ट की फैसिलिटी हमने उनको दी ना कि उनकी सारी सप्लाईज जो हैं वो कराची पोर्ट पर आती हैं, फिर यहाँ से जाती हैं। फिर हमने एयर बेसिस दिए, हमने उनको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए फैसिलिटीज दी, ये सब कुछ दी। जल साहब इस बहरहाल जो भी है, इसका सबसे अहम चीज ये है जो कि अभी हमारे सामने आई है अब से चंद महीनों कबल कि हमें ये बताया गया है कि ये कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ये हमारे और उनके दरमियान कोई एक वर्बल एग्रीमेंट था जिसका कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, जिसका कोई एग्रीमेंट कोई रिटन फॉर्म के अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। ये हमें सरकारी तौर पे बताया गया है। सर ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल बात है कि ये सारी बातें जबानी तौर पे तय पाई थी और हमने कहा था कि ये फैसिलिटीज दी जाएंगी और इसका कोई ड्राफ्ट एग्रीमेंट ना GHQ में, ना फॉरेन ऑफिस में, ना ISI में किसी जगह मौजूद नहीं है। नहीं वो ये तो मौजूद होगा कि ये जो डिमांड्स आप बता रहे हैं उनकी तरफ से, ये तो लिख के ही उन्होंने दिए थे। नहीं जल साहब, ये मुतालबे तो सब जगह आए हुए हैं कि उनके मुतालबे क्या थे, लेकिन उस पर फिर हमें और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ होगा कि आप जैकबाबाद और शमसी एयरबेस यूज करेंगे, लॉजिस्टिक्स के लिए कराची की पोर्ट यूज करेंगे, आप इंटेलिजेंस इतनी तादाद में आपके लोग यहाँ आएंगे, हम बॉर्डर के करीब ये पोजीशंस आपको देंगे जहां पर आप हमारे साथ एम्बेड हो सकते हैं या सेपरेट ऑपरेशन कर सकते हैं। सर ये बताया गया है कि दिस वाज ऑल वर्बल। नहीं ये ना एक होता है स्टाफ लेवल पे ये बातचीत हुई है और एग्रीमेंट हुआ है। मेरे से ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज के मुझे एयरफील्ड हम सारी नहीं देंगे, सिर्फ 2 देंगे, वही शमसी को, और वो भी सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, और कराची पोर्ट भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। कोई कॉम्बैट चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ और कॉम्बैट जहाज भी नहीं उड़ेंगे यहाँ से। लॉजिस्टिक सपोर्ट और रिकवरी के लिए होगा ये बातें हुई हैं और स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हुआ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोई मुआहदा जिसके जॉइंट सिग्नेचर्स हुए हों फॉर्मल किस्म से, ये नहीं हुआ बिल्कुल। सर मगर इसका एक रिटन एग्रीमेंट तो होना चाहिए। पाकिस्तान एज ए सॉवरेन स्टेट एक इतनी बड़ी एक इतने बड़े कॉम्प्रोमाइज में, एक इतनी बड़ी सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जा रहा है, खित्ते में इतनी बड़ी जंग है, तो सर इसका कोई रिटन प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना तो बहरहाल जरूरी था ना। ये स्टाफ लेवल पे, बिल्कुल स्टाफ लेवल पे ये एक्सचेंजेस हुए हैं जो रिटन है। अच्छा जल साहब ये फरमाइएगा कि जब ये जब मुतालबात आ गए और जब ये चाहे स्टाफ लेवल पे चाहे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट ये हमने फैसला किया कि ये हम फैसिलिटीज एक्सटेंड करेंगे यूएस को, तो ये आपको कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी लेके गए थे, वहां पे क्या ओवरऑल क्या कंसेंसस था कि हमें ये देना है? हाँ बिल्कुल, ये जो फैसला था उसके ऊपर कोई एक भी ऐसा नहीं था, वेदर इट इज कैबिनेट और या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसने कहा हो कि नहीं करना चाहिए, हम उन्हें कन्फ्रंट करते हैं और कुछ नहीं देते हैं उन्हें। एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने ये कहा हो। जेल साहब ये जब यूएस ऑपरेशन हुआ, यूएस बॉम्बिंग शुरू हुई अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर, उससे पहले क्रिटिकल चेंजेस आर्मी में आई थी जिसमें DGISI जनरल महमूद अहमद वगैरह को तब्दील किया गया था, नए DGISI आए थे और भी कुछ कमांड लेवल्स पे चेंजेस आई थी। इनका ताल्लुक इस बात से तो नहीं था कि इन लोगों की रिजर्वेशंस हैं कि जो हम यूएस के साथ जिस सिचुएशन में जा रहे हैं इस पे कुछ जनरल्स के रिजर्वेशंस हो?
बिल्कुल 0/0, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सब ऑन बोर्ड थे। जो भी हमने किया सब हम ऑन बोर्ड थे। जैसे मैंने कहा, एक ने भी ऑब्जेक्शन नहीं की थी कि अपोजिट व्यू कि इनको कन्फ्रंट करते हैं, इनको कुछ नहीं देते हैं, उनसे लड़ते हैं, इनको जाने नहीं देते हैं, अपनी एयर स्पेस में आएंगे तो इनसे मिलिट्री एक्शन लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, एक भी शख्स अगेंस्ट नहीं था। ये जो आप कह रहे हैं तब्दीलियां, ये सब गलत इससे तासुर लिया जा रहा है। तब्दीलियां हुई हैं क्योंकि प्रमोशंस करनी थी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चेयरमैन बनाना था। उस सिलसिले में जो सीनियर मोस्ट थे, और ये सारे चाहे महमूद हों या जनरल यूसुफ हों या जनरल अजीज हों या जनरल उस्मानी, ये सब उस प्रमोशन के सीनियर मोस्ट लोग थे। उसकी बनाने में इनके अनफॉर्चुनेटली ये खुद कोई सभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, कोई चेयरमैन नहीं बनना चाहता था, कोई गवर्नर शवर्नर नहीं बनना चाहता था। जब 4 लोग हैं, पोस्ट है चेयरमैन की और एक ही पोस्ट है वाइस चीफ की, उसमें इनके अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये नहीं सर्व करना चाहते थे। उस्मानी और जनरल महमूद ख़ास तौर पे इन्होंने क्लियरली कहा कि अगर आप वाइस चीफ नहीं बनाते हैं हम सर्व नहीं करेंगे। तो ये मेरे इलेक्शन में ये नहीं आते थे, और क्योंकि इनको मैंने कहा भी कि मैं आप चेयरमैन बन सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्ली कोई और मैं ओहदा दूंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वाइस चीफ के अलावा हम बनेंगे ही नहीं। उस सिलसिले में ये गए, कोई इनको निकाला नहीं गया था, वरना मैं तो चाहता था कि ये सर्व। अच्छा जल साहब, जो कोऑपरेशन हमने यूएस के साथ एग्री किया, उसके अंदर ये बताइएगा कि जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन था उसका क्या स्कोप था? ये बात तय हुई थी कि कितनी तादाद में सीआईए के लोग यहाँ आएंगे, या अंडरकवर दूसरे सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग आएंगे, या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके नंबर को कैसे लिमिट किया जाएगा, कितनी तादाद में आएंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे? इस सिलसिले में कोई आयरन क्लैड हमारे पास डॉक्यूमेंट थी, कोई इसका समझौता था? कोई नहीं। इसमें देखें, एकदम से ये कोई 2-4 दिन की बातें नहीं होती हैं, ये ग्रेजुअली पहले तो यही कि ये वी आर विद अगेंस्ट टेररिज्म, और ये एग्रीमेंट के जी वो हमारे 2 एयरबेस इस्तेमाल करेंगे और एक नैरो कॉरिडोर सिर्फ इस्तेमाल होगा, और ये एग्रीमेंट्स हो गई। लेकिन अब ये उसमें कि कितने लोग आएंगे, ये इंटेलिजेंस, ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती रही। हमारी अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी थी, फिर हमें चाहिए था कि टेक्निकल इंटेलिजेंस हमें खुद चाहिए था, हमें एरियल इंटेलिजेंस हमें खुद चाहिए था टू लोकेट टेररिस्ट मिलिटेंट्स। तो वो जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा उतनी ये डेवलपमेंट्स होती रहीं। कुछ हम एक्सेप्ट करें, कुछ हमें अपनी ज़रूरियात थी जो पूरी करनी थी, कुछ उनकी ज़रूरियात थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला डेवलप होता रहा और बिल्डअप होता रहा, और मौके के मुताबिक हम फैसले लेते थे। बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल जो जिनका ताल्लुक बराह रास्त 9/11 और उसके बाद से क्रिटिकल जो फैसले पाकिस्तान ने किए, उस हवाले से सवालात हम पूछ रहे हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जनरल मुशर्रफ से मजीद सवालात पूछेंगे। हमारी गलती, अगर हमने कोई गलत फैसले किए उसके बदतरीन नताइज हो सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर हमने सही फैसले किए उनके बेहतरीन नताइज भी निकल सकते हैं। तो इनका स्पैन फैसले का बहुत बड़ा है। बदतरीन नताइज, खुदा न खास्ता हमारी सालमियत और हमारी बका खतरे में हो सकती है। को होने वाली दहशतगर्दी को आज पूरे 11 साल हो गए हैं। 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो फैसले किए गए, हुकूमत पाकिस्तान ने और उस वक्त के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो फैसले किए, उसके पाकिस्तान पे कितने भयानक असरात हुए या पाकिस्तान को उससे कोई फ़ायदा हुआ, ये बहस जारी है और शायद कई साल और कई आने वाली दहाइयों में जारी रहेगी। लेकिन इन्हीं फैसलों के बारे में और इससे मुंसलिका सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। एक बार फिर ये फरमाइएगा कि जो एग्रीमेंट्स या जो आपने कहा स्टाफ लेवल पे किसी किस्म की मुफाहमत हुई, कोई MOU वगैरह हुआ दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान, दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, इसकी कोई टाइम लिमिट थी कि इसको दोबारा प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया जाए, या एज एंड व्हेन जैसे जैसे वक्त होता गया, जैसे आप वक्फे से कबल कह रहे थे, इसको हम चेंज करते गए, इसको एक्सपैंड करते गए, इसको फैलाते गए? नहीं, देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो वही स्टैंडर्ड रही। अभी इसमें इंटेलिजेंस
लोग और ये वो इंटेलिजेंस हमारी जो ISI की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है उसमें तो काफ़ी हमने सीखा है, हमने एक्वायर किया है, बाहर से एक्वायर किया है, जब ही इनकी अब इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा हुआ है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहीं, कोई ये नहीं है कि बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक एग्रीमेंट तो वही रहा जो शुरू में किया गया था, उसी के साथ हम आगे चले। अच्छा जल साहब, ये जो ब्लैक वाटर वगैरह की बातें होती हैं ये तो बाद में, ये 2008 के बाद सारी शुरू हुई है, ये तो हमारे ज़माने में था ही नहीं। ब्लैक वाटर नाम मैंने तो कभी सुना ही नहीं था 2008 से पहले। अच्छा जल साहब, एक और चीज़ जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनी और जिसका ताल्लुक है उस चीज़ से जो आपने अपनी किताब में लिखा, जिसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान ने 689 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 369 को अमेरिका वाले करके लाखों अमरीकी डॉलर्स इनाम हासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान पर ज्यादा कुछ ना करने का इल्जाम लगाने वाले CIA से पूछे कि हुकूमत पाकिस्तान को इनाम की कितनी रकम अदा की गई। ये वो पोर्शन है आपकी किताब का जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा कि हमने लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और उसके जरिए हुकूमत पाकिस्तान ने लाखों शायद करोड़ों डॉलर्स कमाए। ये क्या मैकेनिज्म था जल साहब? ये किस तरह से ये लोग पकड़ने के बाद जो है ये अमेरिका के हवाले किए जाते थे, उनसे इनाम वसूल किया जाता था, ये सब क्या था? नहीं, ये तो क्लियर, मैंने कई दफा क्लियर किया है, कोई पाकिस्तानी नहीं दिया गया। ये मैंने क्लियर किया है कि हमारी पॉलिसी ये थी कि एक भी पाकिस्तानी किसी को नहीं दिया जाएगा। फॉरेनर्स, क्योंकि सारे ये जब एक्शन हुआ है अफगानिस्तान में, तमाम अलकायदा ये बाहर के जो आए हुए थे वो सारे पाकिस्तान में आ गए, हमारे शहरों में आ गए। आपको पता ही होगा, हर शहर से हमने लोग पकड़े। अब ये वो नॉन पाकिस्तानीज थे, उनके बारे में पॉलिसी ये थी कि पहले उनके मुल्कों से पूछा जाए और उनके मुल्क अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ये जहां मर्जी अमेरिका को दो, जहां मर्जी दे दें, हमें पाकिस्तान में हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसा उनका जिक्र हो रहा है, तो पाकिस्तानियों का जिक्र नहीं हो रहा है, कोई भी पाकिस्तानी एक भी नहीं दिया गया। अच्छा चैलेंज से कहता हूं, इससे जो बाउंटी मिलती थी, जो लाखों डॉलर्स जो हमें इसमें मिलते थे, जैसा कि आपने किताब में लिखा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें इसमें मिले हैं, ये रकम कहां जाती थी? इसका हिसाब कैसे रखा जाता था? इसकी अकाउंट कीपिंग कैसे होती थी? ये मुझे इतनी डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन ये इंटेलिजेंस हेड मनी वाले लोग होते थे, बहुत से इंपॉर्टेंट लोग जिनके ऊपर हेड मनी थी और वो मिलते थे, और ये इंटेलिजेंस वाले और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे उनके इदारों को मिलते थे। ठीक है ना, ये दिस इज नॉट, ये ऐसी कोई इसकी रिकॉर्ड कीपिंग या इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेजेस वगैरह के जरिए ये। लेकिन जल साहब, फिर भी अगर पाकिस्तान की ऑफिशियल एजेंसी को कोई पैसे मिलते हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड तो होता होगा, क्योंकि एजेंसीज का काम तो लोगों को पकड़ना ही होता है, और अगर उसके एवज कोई फॉरेन उसके गिफ्ट्स आते हैं या उससे फॉरेन ट्रेजर से हमें पैसे मिलते हैं, गैर मुल्की खजाने से पैसे हमारे पास आते हैं, तो उसका हिसाब बहरहाल रखा गया होगा। हाँ, रखते होंगे अपने लेवल पे, कोई ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि वो चेक करे ये हिसाब किताब कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बुक कीपिंग कैसे हो रही है। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं इनके पास फंड्स होते हैं, दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके पास बेपना फंड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं वो, और उनका रिकॉर्ड कीपिंग भी इतना कोई ओपन नहीं होता है, दुनिया को नहीं बताया जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग उसका कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट ही होता है। दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे ही होती है। अच्छा जल साहब, ISI कोई इसके अलावा जो कि हमने जो लोग पकड़े और जो जिस पे उन्होंने हेड मनी रखी थी उसके बदले हमें पैसे मिले, इसके अलावा भी जो CIA या दूसरी अमेरिकन और वेस्टर्न इंटेलिजेंस सर्विसेज थी वो हमें खुफिया अदायगियां करती थी दूसरे फॉर्म में, यानी कि जो ऑफिशियल असिस्टेंस के पैकेजेस थे उसके अलावा भी हमें सीक्रेट फंड्स मिलते थे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से, CIA वगैरह से। नहीं, वो बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ये बातें, जिसकी कोई ऑफिशियल वो नहीं होती है, कोई एग्रीमेंट्स नहीं होती हैं बिटवीन द। लेकिन ये भी मैं बताऊं कि बहुत सी चीज़ों में यस इंटेलिजेंस के फंड्स क्योंकि तेज़ी से हो जाते हैं, कोई कैबिनेट कोई वहाँ वो कांग्रेस की और सेनेट की अप्रूवल्स नहीं चाहिए होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट्स जो तेज़ी से अगर स्पीड अप करनी हो तो वो असिस्टेंस मिल जाती थी। लेकिन ये वही इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में जिसमें कोई ऑफिशियल
ریکارڈ وغیرہ اس میں ہم مجھے نہیں معلوم ہے، نہ ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ اچھا جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو یہ فیصلے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہوا ہے، جب آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن چھوڑ دی اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے پریزیڈنٹ کی پوزیشن چھوڑ دی، اس کے بعد جو پاک یو ایس ریلیشن شپ چلے جو کہ آپ نے شروع کیے تھے اور پھر جو آپ کے زمانے میں آگے بڑھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ آگے بڑھے؟ وہ ٹھیک اچھے آگے بڑھے تھے میرے خیال میں۔ ایک میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں انٹر اسٹیٹ ریلیشنز جو ہیں وہ کافی حد تک، زیادہ حد تک انٹر پرسنل ریلیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میری ریلیشنز ڈیفینیٹلی کولن پاول، جنرل کولن پاول کے ساتھ اچھے ریلیشنز تھے اور پریزیڈنٹ بش کے ساتھ اچھے ریلیشنز تھے۔ اس کے مطابق وہ جس کا فائدہ بڑا ہوا ہے، جیسے یہ ارتھ کویک میں سب سے بڑا فائدہ ہوا جب میں نے ڈونر کانفرنس بلائی اور 36 ملک آئے اور 6.4 ارب ڈالر ہمیں ملے، یہ ساری اسی کی کڑی ہے کہ ہماری ڈپلومیسی ایک سکسیسفل ڈپلومیسی چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ اسسٹنس ملی۔ اچھا پاک یو ایس اگر اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں بھی یہی ہمیں پیرس کلب میں گئے اور جس میں ہمیں 12.5 ارب روپے ڈالر کی ہماری لون جو تھی اس کو ری شیڈیول اور رائٹ آف ہم نے کافی حد تک کروایا، اس سے ہمیں 3 ارب ڈالر سالانہ فائدہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جنرل مشرف ہمارے ساتھ ہیں، ابھی کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آئیں گے تو کچھ سوال باقی ہیں جو ہم جنرل مشرف سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں ہونے والے فیصلوں پر اور اس کے پاکستان پہ جو اثر انداز ہوئے، یہ فیصلے جس طرح سے پاکستان پر اثر انداز ہوئے، اس حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ دبئی سے موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اقتدار کے ہٹ جانے کے بعد، یعنی کہ جب صدارت آپ سے زرداری صاحب کو منتقل ہو گئی اور چیف آف آرمی سٹاف جو کہ آپ نے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بنا دیا تھا، وہ فل فلیج چیف آف آرمی سٹاف ہو گئے، اس کے بعد سے جو تعلقات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو ایک قدرے ایک سکون تھا یا قدرے ایک سٹیبلٹی تھی، وہ اچانک خراب ہوتی چلی گئی، خراب ہوتی گئی اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ آرمی میں تو تسلسل برقرار تھا، جو پالیسیز آپ نے دی، جنرل اشفاق پرویز کیانی وہ بالکل قریبی آپ کے ساتھی ہوتے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوتے تھے، آپ کے کور کمانڈر بھی ہوتے تھے، آپ کے وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، فیصلے آرمی میں ہوتے تھے۔ یہ توڑ کہاں سے آیا؟ کہاں پہ یہ بریک اپ ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بالکل خراب ہو گئے؟ یہ میں نے تو چیف آف آرمی سٹاف تو میں نے کیانی صاحب کو پہلے بنا دیا تھا، میں نے تو یونیفارم اپنا پہلے ہی اتارا تھا، اور پریزیڈنٹ تو میں نے 18 اگست کو میں نے ریزائن کیا، 18 اگست 2008 کو۔ بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کامران، ریلیشنز ملکوں کے درمیان میں ریلیشنز جو ہے نا کافی حد تک، زیادہ حد تک انٹر پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کمیونیکیشن آپ کا ٹوٹے، انٹر پرسنل وہ ریلیشنز اور وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ کانفیڈنس، وہ ٹرسٹ نہ ہو تو پھر بریک ڈاؤن ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اسٹریٹ ٹاکنگ نہ کر رہے ہوں، آپ ایک دوسرے کی پہ ٹرسٹی نہ ہو کیونکہ وہ یقین نہیں کر رہے ہیں آپ کی باتوں کا، تو پھر یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو میں یہی سمجھوں گا کہ میرے انٹر پرسنل ریلیشنز بہت اچھے تھے اور بعد میں وہ انٹر پرسنل ریلیشن نہیں رہے۔ تو سارے تعلقات میرے زمانے میں یہ تھا کہ میں کبھی بھی اٹھا کر ٹیلی فون کر کے ان لوگوں سے لڑ جھگڑ سکتا تھا، اگر میرے کوئی تحفظات تھے پاکستان کے حوالے سے میں ان سے آرگیو کرتا تھا، اور میرے خیال میں ان کو ڈیفینسو پہ ڈالتا تھا ہماری پوائنٹ آف ویو کے بارے میں۔ تو اگر وہ کوئی نہ کر سکتے صاحب، یہ پھر انڈیویجول بیسڈ ہو گئے نا تعلقات، اسٹیٹ کے تعلقات تو اسٹیٹس کے انٹرسٹ پہ ہونے چاہیے، اداروں کے تعلقات ہونے چاہیے، شخصیات تو آتی جاتی رہیں گی، خدا نہ خواستہ کسی بھی شخص کو کچھ ہو جائے یا جیسے آپ ہٹے سین سے تو تعلقات ایک دم خراب ہو گئے، چیزیں ایک دم بگڑ گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ تمام تعلقات کا جو اینکر تھے وہ آپ کی شخصیت تھی یا وہ آپ تک سینٹرلائز تھی چیزیں؟ نہیں دیکھیں اس کو اتنا سمپلی وہ نہیں کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز کچھ ہیں، وہ پالیسیز
बनती हैं, पॉलिसी सिचुएशन के मुताबिक तब्दील होती हैं, आपके कुछ इंटरेस्ट हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करते हुए अब आप बातें करते हैं। ह्यूमन बीइंग में इंटरस्टेट रिलेशन में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, बातचीत करने वाले लोग जो हैं वो लीडर्स होते हैं, वो किस तरीके से आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, और बिल्कुल इसमें इंटरपर्सनल रिलेशंस की बहुत अहमियत होती है, ये आप समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारे साथ थे, सवालात के जवाब दे रहे थे जो जुड़े हुए हैं 9/11 के वाक़े से और उसके बाद जो पाकिस्तान में फैसले हुए और उन फैसलों की मरकजी शख्सियत थी जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनसे हमने ये सवालात पूछे, जवाबात आपने सुने, मुतमईन आप हुए तो मुतमईन अपने आप को समझे, मुतमईन नहीं हुए तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ से ये सवालात बहरहाल पूछे जाते रहेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे अंधोनाक वाक़यात हुए आतिश ज़िंदगी के। अचानक पाकिस्तान के दोनों बड़े शहरों में, लाहौर में, कराची में, दोनों जगह फैक्ट्रीज में आग लगी है, दोनों जगह ख़तरनाक आग लगी है। 25 लोग लाहौर में अपनी जानें खो बैठे हैं, कराची में इत्तलात के मुताबिक 13 अमवात हुई हैं। इसका जिक्र करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजब इत्तफाक है कि आज आतिश ज़िंदगी के 2 संगीन वाक़यात हुए, दोनों पाकिस्तान के बड़े शहरों में, एक लाहौर में, एक कराची में। आज सुबह लाहौर के बंद रोड में जो कि गुंजान इलाका है, वहाँ जूता बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी। आग में सबसे ज़्यादा नुकसान लाहौर में हुआ, 25 लोग इसमें हलाक हुए हैं। बुनियादी वजह यही है कि फायर एग्जिट नहीं है, यानी कि आग की सूरत में निकलने के दूसरे रास्ते नहीं हैं, आग बुझाने का सामान नहीं है, लोग जो अंदर काम कर रहे थे उनके पास निकलने का रास्ता नहीं था, इसीलिए 25 अमवात हुई हैं और इत्तलात के मुताबिक दर्जनों लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हो चुके हैं। लाहौर के इस वाक़े में संगीन सूरत हाल इस वजह से भी हुई कि फायर ब्रिगेड्स के लिए, आग बुझाने वाले अमले के लिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके लिए दीवारें गिराई गई। अब बमुश्किल तमाम आग बुझाने वाला अमला इस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ से जो लोग झुलस चुके थे या झुलस के हलाक हो चुके थे उन बॉडीज़ को निकाला गया। झुलसे हुए लोगों को अस्पतालों में पहुँचाया गया। 21 लाशें मियो अस्पताल में पहुँची, जबकि 4 मियाँ मंशी अस्पताल में पहुँचाए गए, जहाँ पर ज़ख्मी भी पहुँचाए गए हैं और जिनको अब इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इनमें से कई मरीज़ों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वज़ीर आला पंजाब ने हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदानों के लिए पहले ही 5-5 लाख रुपये और ज़ख्मी होने वालों के लिए 75-75 हज़ार रुपये की इमदाद का ऐलान कर दिया है। इस वाक़े के चंद घंटों बाद कराची में वाक़या हुआ। हब रिवर रोड पर बल्दिया टाउन नंबर 2 में गारमेंट्स फैक्ट्री जिसे अली एंटरप्राइजेस के नाम से शनाख्त किया गया है, यहाँ पर भी इसी नौयत की आग लगी। यहाँ पर भी वाक़या यह है कि फायर एग्जिट यानी कि आग की सूरत में निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे, जिनकी तादाद तकरीबन 200 बताई जाती है, इस वाक़े में बुरी तरह से झुलसे और जब सूरत हाल साफ हुई यानी कि फायर ब्रिगेड्स के लोग अंदर गए तो पता चला कि बड़ा नुकसान हो चुका है। अब से थोड़ी देर कबल पता चला है कि हब रिवर रोड की इस फैक्ट्री में अली एंटरप्राइजेज में 13 अमवात हुई हैं, जिसमें एक खातून भी शामिल है। इसके अलावा कई लोग इस वाक़े में शदीद झुलस गए हैं। इनको सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है। कराची के सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज है, जैसे कि मेयो अस्पताल लाहौर में एमरजेंसी नाफिज है। दोनों जगह पर मसला यही है कि आग बुझाने का ना सामान था। फैक्ट्रीज गुंजान इलाके में थी, जो बिजली का काम हुआ है यानी कि जो इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है इन फैक्ट्रीज में, वो इंतहाई बोसीदा था और लोगों के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं था ऐसे वाक़यात में, सिवाय इसके कि वो इस ख़तरनाक मौत उनका मुक़द्दर बने। और इस तरह से इन 2 वाक़यात में, लाहौर और कराची के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 38 अफराद की हलाकत हो चुकी है। फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं और इस सिलसिले में जो सर्वेलेंस होनी चाहिए या जो इस सिलसिले में हुकाम का किरदार होना चाहिए वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और दूसरी जानिब जब मीडिया इस वाक़े की कवरेज के लिए कराची पहुंचा तो जियो न्यूज़ की टीम पर अली एंटरप्राइजेस के अमले ने हमला कर दिया, हमारे कैमरामैन को ज़दोकोब किया और उसका कैमरे को तोड़ भी दिया गया। ये रद्द अमल था उस फैक्ट्री का जिसमें नाक़िस इंतज़ामात की वजह से आज 13 लोगों की अमवात हुई है और दर्जनों लोग इस वाक़े में बुरी तरह से झुलस गए हैं। लाहौर और कराची के ये अंधोनाक वाक़यात थे जो आज सामने आए हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।